नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PCT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, आपके दोस्त हैं, मित्र मंडली है, जितना हो शेयर करते रहिए। हो सकता है किसी एक को इन वीडियोस की आवश्यकता हो, कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, फॉर्म उसने अप्लाई कर रखा हो और तैयारी करने के लिए उसके पास संसाधन ना हो। अगर उनको ये वीडियो मिल जाती हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये वरदान साबित होती हैं। और आपके हाथ से यदि कोई कार्य किया जाता है तो और भी सार्थक आप हो जाते हैं। यही है कि क्योंकि हम मूल किताबों और सहायक पुस्तकें सभी का संकलन आपके लिए लेके चल रहे हैं। इतना नवीनतम और यूनिक संकलन हम आपके लिए लेके चल रहे हैं कि आप पूरे YouTube पे यदि देखेंगे तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने भक्ति काल देखा होगा तो भक्ति काल में भी हमने सारे ही कवि पढ़ाए थे। आपको इस तरह पढ़ाया जा रहा है जैसे कि आप एक पेड बैच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको एक इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि कोई भी तथ्य आपका छूटे ना। एक नियम, एक क्रमबद्धता के साथ हम आपको पूरा तथ्य दे रहे हैं। उसी के साथ में कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैम PDF दे दीजिए और इनके स्क्रीनशॉट हमें PDF के रूप में अवेलेबल करा दीजिए। तो देखिए, हम पूरी क्लास लेने के बाद में बीच में जब हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और वाइट बोर्ड साफ करने से पहले हम स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका देते हैं। तो आप उन्हीं सभी स्क्रीनशॉटों को एक जगह रखते रहिए, आपके पास अच्छे से संकलन हो जाएगा, उसकी फिर आप PDF बना लीजिएगा। मैं इतना ही कर सकती हूँ ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। आपको एक विधिवत रूप में तैयारी के साथ में मूल किताबों का आपको संकलन दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी झंझट के। आपको कोई पे नहीं करना पड़ा है। मूल किताबें यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी जो क्लासेज हैं वो सारी मूल पुस्तकों पर ही मतलब एक तरीके से आधारित हैं। उसी के साथ में कुछ कैंडिडेट PDF की डिमांड करते हैं। देखिए, PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। सिर्फ PDF हम उन्हीं उसका देते हैं तथ्यों का, जैसे कि अभी हम व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा बिहारी लाल। हम कवि बिहारी को पढ़ेंगे रीति सिद्ध कवि में। बिहारी के संबंध में जो आलोचक हैं या इतिहासकार हैं, जैसे कि आपके शुक्ल जी, गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भी जो अन्यत्र समीक्षक हैं, आलोचक हैं, उन्होंने जो बिहारी के संबंध में कथन कहे हैं, या बिहारी सतसई से जो पद परीक्षा उपयोगी है, हम उनका PDF आपको हैंड रिटन नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। इससे ज़्यादा हम व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नहीं देते हैं। आपको खुद से नोट्स बनाना होगा। देखिए, नोट्स बनाने का फ़ायदे बहुत हैं। PDF आपकी अपनी PDF फ़ोन में रखी रह जाती हैं। आप खुद से नोट्स बनाइए, सेल्फ से भी पढ़िए, साथ में जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी मूल किताबें आप पढ़िए, सहायक किताबें आप पढ़िए। और इसी के साथ में जब आप खुद से एक बार हमारी क्लास आप देखेंगे, उसके बाद में आपको लगेगा कि नहीं, क्लास को हमें नोट करना है। आप एक जगह जब तथ्यों का संकलन लेके चलेंगे, यकीन मानिए परीक्षा के अंतिम दिनों में, जो परीक्षा के लास्ट मोमेंट होता है, जब आप कहते हैं ना, हर कोई कहता है कि हमने अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ा था, तो वो यही नोट्स होता है, आपका की पॉइंट होते हैं। आप उसको पढ़िएगा, आप देखिएगा कि आपकी परीक्षा कितनी बेहतर होती है। और परीक्षा ही बेहतर नहीं होगी, आपका परिणाम भी आपके पक्ष में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। यूं ही बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप कृपया करके कोई भी कैंडिडेट फ़ोन ना कीजिएगा कि हमें स्क्रीनशॉट या जो आप पढ़ा रहे हैं उसका PDF हमें अवेलेबल करा दीजिए। PDF हम कोई अवेलेबल नहीं कराएंगे, कोई नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। सिर्फ इतना ही कराएंगे जो आलोचकों के कथन कवि के विषय में है और जो पंक्तियां कवि की हैं। सिर्फ इतना ही हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने से नोट्स बनाइए और आप सफल भी तभी होते हैं जब आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं अपने पास। तो उसमें आप एक बार नोट्स बनाएंगे, क्लास देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर एक दो बार रिवीजन करेंगे और परीक्षा के समय जब आप पढ़ेंगे, आप यकीन मानिएगा कि आपको प्रश्न आते ही आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ, मैम ने इस तरीके से पढ़ाया था, हमने इस तरीके से घुमा के उसको नोट किया था। ठीक है, तो ये परीक्षा उपयोगी टिप्स हैं जो हम शुरू बीच बीच में आपको बताते चलते हैं। चलिए, समय नहीं व्यर्थ करते हैं, बात करते हैं आज के रीति सिद्ध कवियों में। इससे पहले हमने रीतिबद्ध कवि देख लिए थे।
हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल में हम चल रहे हैं। इसी के साथ में आज हम देखेंगे रीति सिद्ध कवियों में। रीति सिद्ध की डेफिनेशन आपको पढ़नी है, आपको समझना है रीति सिद्ध क्या है। आप शुरू की वीडियो में जाइएगा, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताते चलते हैं कि रीति सिद्ध वो कवि थे, रीति सिद्ध काव्य की श्रेणी में वो कवि आते हैं जिन्होंने अभी हमने रीतिकाल के जब रीतिबद्ध कवि पढ़े थे तो उनका देखा था कि उन्होंने जो एक परंपरा थी, एक जो ग्रंथ थे दूसरे के, उनका हूबहू अनुसरण किया था। जैसे कि आपने मेरी क्लास देखी और आप फिर से उसका यूं ही अनुकरण करें, तो ये हुआ कि आपने मेरा अनुकरण किया है, आप मेरी रीति में बंध के चले हैं। जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे आपने पढ़ा है या किसी को पढ़ाया है। रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि में आपके वो कवि आएंगे इस श्रेणी में कि जिन्होंने मुझे देखा कि मैंने बिहारी को कैसे पढ़ा है, मतलब आपको पढ़ाया है, उसी के साथ में उनका बिहारी को पढ़ने का नज़रिया जो था, उनकी जो दृष्टि थी वो वहाँ पे बदल गई है। उन्होंने मुझे देखा है, मैंने जिस तरीके से पढ़ाया वो नियम भी देखे हैं, लेकिन उनकी अपनी दृष्टि थी, अपना नज़रिया था वहाँ पे पढ़ने का। तो वही यहाँ पे रीति सिद्ध कवियों में आता है कि रीति सिद्ध जो कवि थे, इन्होंने जो लक्षण ग्रंथ थे, जैसे कि भानुदत्त है और आपके भरत मुनि हैं और भी बाकी हैं, विश्वनाथ हैं, आनंद वर्धन हैं, तो इन सब के काव्य को पढ़ा। जो संस्कृत के काव्य की जो किताबें थी, जो ग्रंथ थे, उनको पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद में उनका अंधा अनुकरण नहीं किया, पढ़ के उनको वहीं छोड़ा और अपने अनुसार नया मार्ग प्रशस्त किया थोड़ा सा, ठीक है। अपने अनुसार उन्होंने चीज़ों को लिखा, उनके हूबहू अनुकरण पे नहीं चले वो, यानी कि उन्होंने रास्ता जाना कि किस तरीके से हमें जाना है, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चले, अपना रास्ता बनाने का प्रयास किया कि हाँ इस तरीके से रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। और आपको विस्तृत पढ़ना है तो आप पुरानी क्लासेस में जाइएगा, पीछे जाइएगा और तब आपको स्पष्ट से समझ में आ जाएगा। हमने बहुत सरल उदाहरणों से आपको समझाया, जिसमें आपके अपने भी उदाहरण सम्मिलित थे। चलिए बात करते हैं बिहारी की। बिहारी रीति सिद्ध कवियों में देखिए, रीतिकाल को पढ़ें और अगर बात करें तो 4, 5, 6 कवि ऐसे हैं जिनको मतलब किसी वर्ग में विभाजित ना करके केशव हैं, देव हैं, पद्माकर हैं, घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, बिहारी हैं, सेनापति हैं, जशवंत भूषण, ये कुछ ऐसे कवि हैं, रसलीन हैं कि जिनको ना पढ़ें तो रीतिकाल अधूरा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बिहारी लाल की, यानी कि बिहारी की। इनका जन्म 1595 ईस्वी, कहाँ? ग्वालियर में एक जगह पड़ती है बसवा के गोविंदपुर गांव में हुआ था। किस गांव में? गोविंदपुर गांव में, ठीक है। निधन की बात करें तो 1663 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। किसका? बिहारी लाल का। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? तो माथुर चौबे इनको कहा जाता है। पिता देखें तो केशव राय, इनके पिता कौन मिलते हैं आपको? केशव राय, महत्वपूर्ण है। इनके दत्तक पुत्र निरंजन थे। देखिए, एक माना जाता है कि एक दत्तक पुत्र, यानी कि इन्होंने एक गोद लिए थे, किनको? निरंजन, ठीक है, माने जाते हैं। इनके गुरु नरहरिदास थे। इनके जो पिता थे, बात कर ले थोड़ी सी, केशव राय, ये क्या कहते हैं आपके, इनके जो पिता थे केशव राय, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि नरहरि दास के ये भी शिष्य रहे थे। ऐसा माना जाता है कि पिता पुत्र शिष्य रहे थे। ये जयपुर नरेश महाराज जय सिंह यानी कि जय शाह के आश्रय में रहते थे। इससे पहले, इनके आश्रय में रहने से पहले ये शाहजहां के आश्रय में भी रहते थे। ये आप मतलब जब भी प्रश्न बनता है तो इनका जय सिंह से ही बनता है, संवई राजा जय सिंह। और बाकी शाहजहां के राज्य में भी, आश्रय में भी ये रहे थे। बिहारी की प्रसिद्धि का एकमात्र आधार सतसई है। सतसई है, लेकिन बिहारी सतसई, बिहारी ने रची है तो सतसई कही गई है, यानी कि बिहारी सतसई। सतसई का मतलब है 700 दोहे या उससे ऊपर दोहे, ठीक है। आगे बात करते हैं। बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं। अगर शुक्ल जी की माने तो उन्होंने सीधा सीधा लिखा है 700, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने 719 दोहे माने हैं। कहीं कहीं 713 भी माने जाते हैं। माना जाता है कि जो है 713 थे, 6 दोहे इसमें और बढ़ा दिए थे। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ठीक है। इस तरीके से माना जाता है, लेकिन 719 ही प्रश्न में बना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस रचना में कवि ने मंगलाचरण
देखिए मंगलाचरण हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कभी कोई भी रचना होती है उसके प्रारंभ में किसी ईश की वंदना की जाती है। ठीक है, किसी ईश्वर के किसी भी रूप की वंदना की जाती है तो उसको मंगलाचरण बोलते हैं। मंगल का आचरण यानी कि मंगल में जो आचरण होता है उसको, ठीक है, के रूप में राधा की स्तुति की गई है। महत्वपूर्ण है थोड़ा सा क्योंकि बिहारी सतसई है और बिहारी सतसई में मंगलाचरण के रूप में किसकी स्तुति की गई है तो राधा की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में बन चुका है। ठीक है, बात करते हैं किस पद में, तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये इसका पहला ही पद है बिहारी सतसई का। बिहारी सतसई में बिहारी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, कि हे राधा मेरी जो बाधाएं हैं, मेरी जो पीड़ाएं हैं उनको हरो। राधा नागरी सोई जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। और क्या कहते हैं कि आपकी जो परछाई पड़ जाती है, हालांकि कृष्ण के रूप में ही है क्योंकि कृष्ण का अर्धांग ही राधा है, प्रेमिका के रूप में है। तो कह रही हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जा तन की झाई परे। मतलब जिस पे भी आपके तन की यानी कि परछाई भी पड़ जाती है, श्याम हरित दुति होए। तो ये पद है इसकी स्तुति। इस स्तुति में राधा की वंदना बिहारी लाल ने की है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के विशेष चर्चा देखते हैं बिहारी सतसई और बिहारी के विषय में। बाकी जब कभी समय मिलेगा तो बिहारी सतसई की जो पद लगे हुए हैं उनकी भी व्याख्या एक बार करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हम इनके पद नहीं पढ़ेंगे, जो कथन कुछ हैं महत्वपूर्ण हैं, विशेषताएं उनके अनुसार जो कथन होंगे उनको हम देखेंगे। बाकी हम PDF के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे देंगे। बिहारी सतसई की ख्याति का आधार। बिहारी सतसई की ख्याति का आधार हालकृत। हाल कवि हैं तो हालकृत क्या है आपकी गाथा सप्तशती। गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती। और तीसरी रचना है अमरूक कृत अमरूक शतक आदि ग्रंथ हैं। यानी कि इन्होंने जो आधार लिया है ये इन 3 ग्रंथों का लिया है। किसने? आपके बिहारी ने। इस रचना में यानी कि बिहारी सतसई में, इस रचना में बिहारी सतसई ही लिखेगा यहाँ पे। इस रचना में श्रृंगारिकता के अतिरिक्त भक्ति एवं नीति के दोहों का अद्भुत समन्वय मिलता है। नीति के दोहों का अद्भुत समन्वय मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस रचना के प्रथम टीकाकार बिहारी सतसई लिखिए। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कृष्ण कवि माने जाते हैं। ठीक है, कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका
बिहारी सतसई की टीका, बिहारी सतसई की टीका कवित्त सवैया, कवित्त सवैया छंद में लिखी है, कवित्त सवैया छंद में लिखी है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं कि बिहारी सतसई पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं। आप हेडिंग डालिएगा, बिहारी सतसई पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं। देखिए, यहाँ हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि आपके पास तथ्य एक साथ अच्छे से संकलित हो जाएं। ठीक है। कृष्ण कवि ने क्या लिखी है? कृष्णलाल की टीका, कृष्णलाल की टीका। आप लोग फिर भी बहुत कंजूसी करते हैं क्लास को शेयर करने में। सूरती मिश्र की बात करें तो अमर चंद्रिका। आगे बात कर लेते हैं, चलिए इसमें नंबरिंग डाल लीजिएगा। तीसरे नंबर पे बात करें लल्लूलाल, लाल चंद्रिका। और इसकी विषय वस्तु है कि ये ब्रज भाषा गद्य में है, ब्रज भाषा गद्य में। ठीक है। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं प्रभुदयाल पांडे की टीका, प्रभुदयाल पांडे की टीका। ठीक है, खड़ी बोली में है ये। बात कर लेते हैं अंबिका दत्त व्यास की है बिहार नाम से इन्होंने लिखी है रोला छंद में। 6 नंबर पे बात करें तो हैं पद्म सिंह शर्मा कमलेश। और इन्होंने तो इतना अच्छा कहा है बिहारी सतसई के विषय में कि बिहारी सतसई का एक दोहा शक्कर की रोटी, यानी कि बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। और ये है संजीवनी भाष्य के नाम से इन्होंने टीका लिखी। 7वें नंबर पे आनंदीलाल शर्मा। बात कर लेते हैं आनंदीलाल शर्मा, फिरंगे सतसई। और इसकी विशेषता है फारसी भाषा। 8वें नंबर पे यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इन्होंने किस नाम से लिखी है? तो बिहारी रत्नाकर। और सबसे प्रसिद्ध टीका है बिहारी रत्नाकर, खड़ी बोली हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लग तो रहा होगा क्लास को देख के कि एकदम नवीन तथ्य एक साथ इकट्ठा हमें संकलन मिल जाता है ना। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग जुड़े हुए हो, आप ही लोगों का सहयोग है कि मतलब मैं एक रिदम में बढ़ती चली जा रही हूँ। और सबसे अच्छी बात, सबसे अद्भुत बात यह है कि अस्वस्थ होते हुए भी मुझे नहीं लगता कि मैं अस्वस्थ हूँ। और हेल्थ इश्यूज़ होने के बाद भी, इतनी हेल्थ की समस्याएं हैं उसके बाद भी मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, फिर आपके लिए क्लास देती हूँ। मुझे फिर भी नहीं लगता, क्योंकि एक ऊर्जा आपका जो कमेंट होता है, आपकी जो इतनी प्यारी प्यारी कमेंट आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उत्साह, ऊर्जा मुझे देती है। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप जब कमेंट करते रहोगे मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी। यानी कि मेरा पेट्रोल आपकी कमेंट है, आपका स्नेह है, आपका प्यार है, आपका सहयोग है, आपका सानिध्य है। मैं और भी बेहतर करती रहूँगी। देखिए, जितना मुझसे होता है मैं उससे भी बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। मुझे लगता है कि इन तथ्यों को इस तरीके से देने से बच्चों को फ़ायदा होगा, तो मैं उसी तरीके से तथ्यों का संकलन करती हूँ।
आपने देखा होगा कि अभी तक भी जायसी हुए, केशव दास हुए, बाकी के भी जो शूर हुए, जिन पर जो जो आलोचनात्मक रचनाएं भी मिलती हैं, मैं उनको भी साथ साथ लेके आपके लिए लेके चलती हूँ। ठीक है, तो जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना बेहतर आपको देने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, अब चूंकि सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है, इसीलिए कथन और पंक्तियाँ यहाँ पे पढ़ाना अभी उचित नहीं है। समय रहेगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आनंद से पढ़ाएंगे आपको भी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बिहारी सतसई की ख्याति का आधार, क्या आधार है जो बिहारी सतसई की ख्याति का जो आधार था, यानी कि जो आधार ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? हाल कवि हुए हैं, उन्होंने लिखी है, उनकी थी रचना गाथा सप्तशती। इससे भी आधार लिया है किसने? बिहारी लाल ने। गोवर्धनाचार्य की रचना थी आर्या सप्तशती, इसका भी अनुसरण उन्होंने किया था। और अमरूक है, उनकी रचना है अमरूक शतक। आदि ग्रंथ जो हैं बिहारी सतसई को कहीं ना कहीं प्रसिद्ध बनाने में इनकी अपनी भूमिका भी रही है। जैसा कि हमने बताया था कि रिद्धि सिद्ध कवि वो हैं कि पढ़ा उन्होंने बिल्कुल हुबहू अनुकरण नहीं किया, एक तरीके से अनुवाद रूप में उन्होंने अनुकरण नहीं किया, कुछ नया करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो बिहारी सतसई, देखिए यहाँ पे प्रश्न बनेगा, बिहारी सतसई पर किस रचना का प्रभाव है? या तो ये प्रश्न बनेगा, तो इन तीनों में से कोई एक विकल्प में रहेगा आपका, या नहीं है तो तीनों विकल्प आपके वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, कोई एक अन्यत्र विकल्प भी रहेगा जो आपको वहाँ से कट करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस रचना में श्रृंगारिकता के अतिरिक्त भक्ति एवं नीति के दोहों का अद्भुत समन्वय मिलता है। देखिए श्रृंगारिकता तो है ही, क्योंकि राधा कृष्ण के श्रृंगार परक जो पद हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। उसी के साथ में भक्ति और नीति संबंधित दोहे भी जो पद हैं, दोहे हैं, वो बिहारी दास ने लिखे हैं, बिहारी लाल ने। बात करते हैं बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार, महत्वपूर्ण है। बिहारी सतसई की प्रथम टीका किसने लिखी थी? तो कृष्ण कवि ने लिखी थी। किस नाम से? तो कृष्णलाल की टीका के नाम से। और ये भी माना जाता है, जो अभी हमने निरंजन नाम इनके दत्तक पुत्र का देखा था, कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि ये जो कृष्ण कवि हैं यही निरंजन है, ऐसा माना जाता है। प्रश्न में ऐसा कभी नहीं बनेगा। यह है कि आपको आगे के लिए एक साक्षात्कार के लिए ये तथ्य याद रखना चाहिए। बात कर लेते हैं कि बिहारी सतसई पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी टीकाएं हैं, एक दृष्टि में देख लेते हैं। कृष्ण कवि की टीका है कृष्णलाल की टीका, ये पहली टीका है जो कवित्त सवैया में लिखी गई है और एक एक पद में कवित्त का विवेचन मिलता है। सूरती मिश्र ने लिखी है अमर चंद्रिका, और ये जो अमर चंद्रिका है, अमर चंद्रिका ये दोहा छंद में है। बात करें लल्लू लाल की तो लाल चंद्रिका ये ब्रज भाषा गद्य में है। ठीक है, ब्रज भाषा गद्य में इसका विवेचन मिला है लल्लू लाल का। प्रभु दयाल पांडे की बात करें तो प्रभु दयाल पांडे की टीका, और ये खड़ी बोली हिंदी में है। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो बिहारी बिहार नाम से इन्होंने रोला छंद में लिखी है। पद्म सिंह शर्मा कमलेश की बात करें तो इन्होंने संजीवनी भाष्य के नाम से, और इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने तुलना की है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आनंदी लाल शर्मा, तो इन्होंने फिरंगे सतसई लिखी है, किससे? उसमें आपकी फारसी में। बात कर लेते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की, बिहारी रत्नाकर, और ये भी खड़ी बोली हिंदी में है और कहीं ना कहीं ये प्रसिद्ध है और ये पढ़ी भी जाती है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी बिहारी रत्नाकर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और तथ्यों को देखते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं बिहारी सतसई पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। बिहारी सतसई पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ जो महत्वपूर्ण थे वही हम यहाँ पे लेके आए हैं। देव और बिहारी देख चुके हैं आप, एक बार और फिर से देख लीजिएगा। देव और बिहारी आपको याद आ गया होगा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र यानी कि जो बाद में है उसी ने रचना की है, बिहारी मिश्र, और इन्होंने देव को पहला स्थान दिया है। दूसरे नंबर पर बात करें तो बिहारी और देव, बिहारी और देव, और ये है लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं बिहारी की बाग विभूति,
बिहारी की वाग विभूति। समय है 1936 ईस्वी। और इसके बाद में दूसरी है बिहारी। ये पहली रचना होगी, दूसरी है बिहारी और इसका समय है 1950 ईस्वी। और इन दोनों के जो रचनाकार हैं अंबिका दत्त, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। बिहारी सतसई की सुबोध टीका 4th नंबर पे है। बिहारी सतसई की सुबोध टीका। राम वृक्ष बेनीपुरी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो ये बिहारी पर लिखी गई जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं। तो बात कर लें देव और बिहारी। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, हम देव वाली रचनाओं में भी इनको देख चुके हैं। बिहारी और देव ये है लाला भगवान दीन, इसको भी देख चुके हैं। बिहारी की बाग विभूति 1936 की रचना किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। बिहारी नाम से 1950 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने फिर से 2 रचनाएं लिखी हैं। इन पर जो समीक्षात्मक 2 रचनाएं हैं ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की हैं। बिहारी सतसई की सुबोध टीका राम वृक्ष बेनीपुरी की है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। बिहारी के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। चलिए बात कर लेते हैं बिहारी के संदर्भ में अन्य कथन। बिहारी के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण कथन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, आचार्य शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी कवि माना है। कैसा कवि माना है? तो रसवादी कवि माना है। किसने? शुक्ल जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कवि माना है। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ कहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने
पद्म सिंह शर्मा ने क्या कहा है? शक्कर की रोटी कहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को रीतिकाल का बिहारी को रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय कवि कहा है। सबसे लोकप्रिय कवि कहा है। देखिए, निचोड़ ला रहे हैं बिहारी का पूरा। आगे बात कर लेते हैं। कथन है, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। ऐसा कहने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज गिरियर्सन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बिहारी सतसई की भाषा। कथन ही है, बिहारी सतसई की भाषा। बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। और ये कहने वाले कौन हैं? तो ये कहने वाले हैं, आपको शुक्ल जी समझ में आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बच्चन जी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। कन्फ्यूजन है दोनों की पंक्तियों में थोड़ा थोड़ा। आगे बात कर लेते हैं अगले कथन की। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, दूसरे मार्कर से लिख दे कभी आप समझ ना पाए। बिहारी सतसई में तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं। बिहारी सतसई में तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं, ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कली का थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य, देखिए यहाँ पे कोई ये ना कहेगा मैं बहुत छोटा लिखा है, क्योंकि लिखना मेरी मजबूरी है। यहाँ पे एक कोटेशन और लानी है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, एक विस्तृत वनस्थली है, क्योंकि आप मेरी वॉइस पे ध्यान देके तब आप लिखा कीजिए। तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसी के साथ में आप नवा कोटेशन भी आप नोट कीजिए यहाँ पे कि यदि दोहों को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए, और प्रबंध को मार्कर भी मने कर रहा है, प्रबंध को वनस्थली कहा जाए तो आज सारी दुनिया
में गुलदस्ते, सारी दुनिया में गुलदस्ते, गुलदस्ते, 2 बार है गुलदस्ते, गुलदस्ते दिखाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे। और ये कथन है, थोड़ा सा विचार कीजिए, उसके बाद में पहले इन कथनों को स्पष्ट करते हैं, उसके बाद में बताएंगे। आप थोड़ा विचार कीजिए किसका कथन होगा, क्योंकि आप यकीन नहीं मान रहे होंगे कि जिस भी कवि को मैं पढ़ाती हूँ उस कवि का पूरा निचोड़ आपके लिए लेके आती हूँ। अब आप इन कथनों से लगा ही रहे होंगे, और नीचे के जो ये 2 कथन हैं आप पक्का इसमें कन्फ्यूजन हो रहे होंगे। ऊपर वाला तो सबको समझ में आ रहा होगा कि आचार्य शुक्ल जी का है, कई बार प्रश्न बन चुका है, लेकिन नीचे वाले में आप कन्फ्यूजन है। जब मैं नीचे पहुंचूंगी तभी मैं भी बताऊंगी। इससे पहले थोड़ा सा टास्क है, सोचिए किस कवि का होगा, ठीक है। लेकिन मेरा देखने के बाद में कमेंट ना कीजिएगा, पहले ही कमेंट कीजिएगा जितने भी कैंडिडेट क्लास देख रहे हैं। बात करते हैं कि बिहारी के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी कवि कहा है, ठीक है। देखिए, इनको रसवादी कहा है बिहारी को, क्योंकि इनके जो पद हैं, इनके जो दोहे हैं, वो एक एक दोहा रस से भरा हुआ है। यहाँ तक कि शुक्ल जी ने यहाँ भी कहा है, ये सब कथन हम आपको PDF में देंगे। शुक्ल जी ने कहा है कि बिहारी का एक एक दोहा मानो कि जैसे सागर का रत्न है, यानी कि बिहारी के दोहों को रत्न की उपमा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो रसवादी कवि कहा है वो इसलिए क्योंकि इनके जो मुक्तक दोहे हैं उनमें एक एक में बहुत ज़्यादा रस है। आप किसी को भी पद को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी है, जैसे कि आप देखेंगे कोई भी पद है, जैसे अभी हमने देखा था मेरी बाधा हरो राधा नागरी सोई, तो इस तरीके से कोई भी आप पद देखेंगे तो ये सभी पद जो हैं इनके एक तरीके से रस में आनंदित आपको कर देते हैं। इसीलिए आचार्य शुक्ल जी ने इनको रसवादी कवि कहा है। एक है कि क्या कहते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा कोई भी पद एकदम से, अभी बताएंगे आपको। आगे है कि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कवि कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कहा है। ध्वनिवादी कवि कहने का जो बिहारी को डॉक्टर नगेंद्र का उद्देश्य है, क्योंकि इनके जो पद हैं वो एक नाद में हैं, ठीक है। जैसे कि बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करें बहुने हंसे, दैन कहे न टिचाई। तो कहीं ना कहीं एक ध्वनि यानी कि जब रस आएगा तो रस के साथ में ध्वनि आएगी। देखिए, जो कर्ण प्रिय शब्द होते हैं उनको ही रस कहा गया है, ठीक है। अब जहाँ पे जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ऊट पटांग जब शब्दों की वृद्धि हो जाती है या उनके अर्थ जब हमें समझ में नहीं आते तो हम कहते हैं कि इसको छोड़ दो। जैसे कि आप देखेंगे कि जब हम काव्य शास्त्र में जब हम जाएंगे तो काव्य शास्त्र सबसे माना जाता है कि सबसे बोरिंग टॉपिक यदि कोई हिंदी में है तो वो काव्य शास्त्र है। कुछ लोग कहते हैं कि काव्य शास्त्र तो समझ में आ जाता है, पाश्चात्य तो वो भी समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा मानना है कि काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतने आनंदित हैं कि आप जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको एक एक शब्द में मोटिवेशनल मिलेगा। काव्य शास्त्र का भी यही हाल है, लेकिन काव्य में थोड़ा यह है कि रस छंद अलंकार बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अति जब ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो घातक सी लगने लगती है, ठीक है। तो इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कवि कहा है और शुक्ल जी ने रसवादी कवि कहा है। बात करें तो राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। पीयूष यानी कि अमृत वर्षी मेघ कहा है। इनके पदों को जब हम पढ़ेंगे, दोहों को जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि मानो अमृत बरस रहा है, ठीक है। किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने। यानी कि राधा के चरणों में क्या बरस रहा है? अमृत, पीयूष वर्षी मेघ बरस रहे हैं। मेघ, ठीक है, ठीक है। और मेघ को यदि देखें तो घन, और घन का मतलब श्याम, घन श्याम, और उसी का देखें तो राधा, ठीक है, राधा श्याम। तो राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ कहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं रेवरेंड एडविन ग्रीव्स की। इन्होंने हिंदी साहित्य में इतिहास लिखा है। तो
ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता माना है। शब्दों का चतुर प्रयोक्ता, देखिए जैसे कहते हैं ना कि बिहारी ने गागर में सागर भरी है, तो कहीं ना कहीं ये सार्थक शब्द है कि चतुर प्रयोक्ता, यानी कि एक छोटी सी शब्द में इतना बड़ा, मतलब एक दोहे में, एक मुक्तक दोहे में इतना बड़ा विस्तार का उन्होंने अर्थ दिया है कि आप चाहे जितना निकालते चले जाओ। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई बड़े श्याम हरि दुति होई, इसके 2 से 3 अर्थ आपको अलग अलग रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए रेवरेंड एडविन ग्रीप्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहा है। चतुर प्रयोक्ता ग्रीप्स ने कहा है। इसी के साथ में बिहारी को जैसे कि बोला जाता है कि बिहारी जो है गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, यानी कि कम शब्दों में अधिक बात कहने वाले कवि हैं। ठीक है, एक मटके में एक सागर को भरना तो कोई कवि ही कर सकता है, बाकी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। जो नेता लोग होते हैं वो सिर्फ बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन कवि उतना काम कर जाते हैं। कवि की जो कल्पनाएं होती हैं, कवि की जो अभिव्यक्ति होती हैं, उनकी जो शब्द शैली होती है, वो इतनी एक तरीके से कहें कि बहुत वाक्पटुता होती है। ठीक है, वैविध्यता में बात करें तो बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। क्या कहा है? शक्कर की रोटी। शक्कर मीठी होती है, इनका एक एक दोहा भी इतना ही मीठा है, इसीलिए पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी ने बिहारी सतसई को या इनके काव्य को, बिहारी का एक ही काव्य है बिहारी सतसई, वही उनकी प्रसिद्धि का, ख्याति का आधार है। जैसे हम साहित्य में कथा साहित्य में देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी मात्र 3 कहानी लिखकर अमर हो गए थे। उसमें भी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था उनकी प्रसिद्धि का आधार है। तो वहीं यहाँ पे हम देखते हैं तो बिहारी सतसई की एकमात्र रचना होते हुए बिहारी अपने में अमर हो गए हैं साहित्य में। जब तक साहित्य है तब तक बिहारी हैं, स्वर्णिम अक्षरों में नाम है। ठीक है, तो इनको क्या कहा है? इनके काव्य को शक्कर की रोटी। ठीक है, एक एक शब्द यानी कि एक एक मीठी मीठी शक्कर की रोटी है। 719 713 कहें या 700 कहें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय कवि कहा है। बिहारी को सबसे लोकप्रिय कवि रीतिकाल का किसने कहा है? तो वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और शुक्ल जी का तो 36 का आंकड़ा चलता ही है, आप जानते ही हैं दोनों को। आगे बात कर लेते हैं। एक पद मिलता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। वो कहते भी हैं कि सतसैया के धोरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इनके जो पद हैं वो इतने नुकीले हैं कि देखने में तो छोटे लगते हैं इनके पद, मतलब लगता है कि सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाएगा। जब 2-3 तरह से आप अर्थ निकालने का प्रयास करोगे तो अर्थ भी उतनी ही विविधता में चलता चला जाएगा। तो कहते हैं कि सतसैया के ध्योरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, यानी कि इतना छोटा सा तो दोहा है और इतना विस्तृत अपने में समाया हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कथन है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। देखिए, यूरोप में, जहाँ बात यूरोप की आ रही है तो इस तरह के शब्दों का जहाँ भी आपको प्रयोग मिले तो आप मान के चलिएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ही ज़्यादातर यूरोप जैसे शब्दों का लेके आए हैं। क्योंकि देखिए, अगर भारत का कवि है, जो समीक्षक हैं जैसे कि आपके शुक्ल जी हुए, नगेंद्र जी हुए, बच्चन जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या और भी कोई आलोचक हुए, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ भारत की परिधि में ही रहेंगे। अब चूंकि ग्रियर्सन यहाँ के नहीं हैं, अब ये क्या करेंगे कि ये पूरे यूरोप के शब्दावली का प्रयोग करेंगे, या तो भारतवर्ष की बात करेंगे। भारतवर्ष की भी ये नहीं कर पाएंगे जल्दी से। इन्होंने ज़्यादातर यूरोप की या विश्व जैसे शब्दों का प्रयोग ये करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि भारत है तो भारत को ना लेकर इन्होंने यूरोप शब्द का प्रयोग किया है, और ऐसा इनके कई कथनों में मिलता है। कई कवियों के विषय में जो कथन आते हैं तो वो यूरोप शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। बात कर लेते हैं अगले कथन पे। मार्कर भी मना करता है, मैं क्या करूं। बात करते हैं बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। देखिए, परिनिष्ठित शब्द से कंफ्यूज ना होइएगा, आप ये ना समझिएगा कि आचार्य शुक्ल जी का कथन होगा। तो बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, ऐसा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। बात करते हैं अगले कथन की, महत्वपूर्ण है कि बिहारी सतसई में तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं।
बिहारी सतसई के जो दोहे हैं उसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं, छोटे 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 छोटे, जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यानी कि हमारा जो हृदय है वो हृदयांगम हो जाता है, यानी कि इतना आनंदमय हो जाता है, ऐसे हो जाता है कि बस अब कुछ नहीं है, इसके रस में ही थोड़ी देर रस विभोर होते रहो। ठीक है। यदि प्रबंध काव्य, क्योंकि ये एक प्रबंध काव्य है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है, तो ये एक मुक्तक काव्य है बिहारी सतसई। तो इन्होंने कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, यानी कि जो प्रबंध काव्य है वो एक वनस्थली है, यानी कि वनों का पूरा स्थल है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। और जहाँ बगीचे की बात आ रही है तो उन बगीचों में से जो फूलों का एक संकलन गुलदस्ते में किया जाता है, तो जो मुक्तक हैं उन मुक्तकों का एक गुलदस्ता कौन है? बिहारी सतसई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो ये कथन तो कहा है जी आचार्य शुक्ल जी ने। आप सीधा सीधा लगा देंगे, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये आप सबकी जबान पे रटा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नीचे वाले पे आ जाइए, समझ में आ जाएगा कितना पढ़े हो। ठीक है, परीक्षा से पहले ही अपने आप को आंकते हुए चलो। बात करते हैं कि यदि दोहों का गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए, यदि दोहों को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए तो आज सारी दुनिया में गुलदस्ते गुलदस्ते दिखाई पड़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब है आलोचक का कि यदि दोहों को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए, जो दोहे हैं उनको गुलदस्ता कह दिया और जो प्रबंध काव्य है उसको वनस्थली कह दिया, तो आज सारी दुनिया जो है, क्योंकि इस समय मुक्तक ज़्यादा लिखा जा रहा है, तो उनका कहने का मतलब है कि तो आज जो सारी दुनिया है वो गुलदस्ता ही तो है। सारी दुनिया में जो काव्य लिखा जा रहा है वो गुलदस्ता के रूप में है। अब जिसने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है मैं तो देख नहीं रही हूँ ना, तो आप लिख लीजिएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। एक मिनट, आप यहाँ पे लिखिएगा डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। अब आप समझ गए होंगे महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आप ये देखते प्रबंध काव्य और वनस्थली, इन शब्दों पे यदि आप जाते तो आप इस वाले प्रश्न को, इस वाले कथन को देखिए। एक्सपर्ट क्या होता है? जो पेपर सेट करने वाला होता है। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो पेपर सेट करने वाला होगा वो आपकी जो दृष्टि है, हमारी जो दृष्टि है, ठीक है, उससे भी 4 गुना आगे की सोच के चलेगा। अब वो क्या करेगा, उसको पता है कि बोले जो भी बच्चा है हिंदी में आ गया उसने ये कथन तो रट रखा है, रट्टा लगा रखा है बिल्कुल। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता है। शुक्ल का कथन है, सबकी जबान पे रटा हुआ है। कितना भी कभी भी पूछ लो एकदम से, यदि प्रबंध काव्य तुमने पूछा तो वो शुक्ल को पहले ही बोल देगा, पूरा कथन भी नहीं सुनेगा, पहले ही शुक्ल को तुक्का लगा देगा, मतलब लगा के देगा वो सही है। लेकिन इसीलिए यहाँ से कथन को उठा के लाए हैं आज हम इसको, वरना कथन तो हम PDF में ही देते हैं। यहाँ पे था कि यदि दोहों को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली, तो आप सोचते कि हो सकता है शुक्ल जी ने आगे जाके घुमा दिया हो, या इस कथन से पहले घुमा रहे हो थोड़ा सा कथनों को, फिर जाके सीधा कर दिया हो, टेढ़ा मेढ़ा घुमा रहे होंगे, फिर यहाँ पे आके सीधा कर दिया होगा। और विकल्प में मानिएगा एक्सपर्ट सबसे पहले आपको शुक्ल जी ही रखता, और आप कहते हैं सबसे सरल प्रश्न तो ये वाला था शुक्ल जी वाला बिहारी सतसई के विषय में, और आप उसी को टिक करके आते, और जो कंप्यूटर था जब वो आपकी स्क्रीनिंग करता OMR, वो एक प्रश्न को आपके गलत कर देता। ठीक है, तो आप इन कथनों से लगा रहे होंगे कि कितना मेहनत आपके लिए की जा रही है, मतलब जो चीज़ें कोरिलेट होती हैं वहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है। इसीलिए कहती हूँ कि देखिए मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरा अगर निजी स्वार्थ होता तो मैं आपसे फ़ीस लेती। बस इतना है कि आप थोड़ा सा सहयोग देते रहिए, जो भी आपको उचित कमेंट लगती है वो आप कमेंट कीजिए। आपकी जो कमेंट होती है वो मुझे थोड़ी सी ऊर्जा देती है, जिससे मैं आपके लिए जितना होता है बेहतर लाने का प्रयास करती हूँ। और शुरू से आप देख ही रहे होंगे क्लास संख्या 1 से, पहली क्लास में मैंने सिलेबस डिवाइड किया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके अनुसार ही मैं चल रही हूँ। देखिए कोई मुझे ये कमेंट ना करेगा, ये मैसेज या कॉल नहीं करेगा पर्सनल कि आप हमें ये पढ़ाइए, आप हमें ये पढ़ाइए। देखिए आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी आपसे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी एक नंबर की वजह से, मेरे एक पढ़ाए हुए किसी एक क्वेश्चन की वजह से भी आपका सिलेक्शन रुके। इसीलिए जितना लाती हूँ पूरा एक रिसर्च, एक शोध करने के बाद में आपको तथ्य देते हैं। ऐसा नहीं है
कि यूं ही उठाया और आपको रख दिया। प्रश्न बन सकता है कि नहीं बन सकता है, चुनिंदा टॉपिक आपके लिए लाते हैं, जिस रचना की विस्तृत विवेचना से प्रश्न बन सकता है। रीतिबद्ध काव्य में हमने देखा था कि अगर किसी रचना की भूमिका से या वर्ण्य विषय से प्रश्न बन सकता है तो वहाँ वो कराया है हमने, और इतना विस्तृत हम आपको दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखेंगे पूरे यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा, जितने भी कितने चैनल होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे हमने भक्ति काल में जो पढ़ा था, आप देखिएगा कृष्ण काव्य में मीराबाई, रसखान, ये सेनापति, जशवंत सिंह रीतिबद्ध काव्य में, तो ये सब आपको क्या है ना कि 9th 10th की किताबों के अनुसार जो मीराबाई के पद लगे हुए हैं, मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जीआरएफ के अनुसार आपको इस तरह का कंटेंट हमें नहीं लग रहा कि कोई आपको इस तरीके से दे रहा होगा, एक क्रमबद्ध रूप में, एक इतनी मेहनत के साथ में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई चैनल होगा या ऐसे भी कोई मैम या सर होंगे, क्योंकि मैं अकेली इसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो इसको चैनल को लाने का जिनका सानिध्य था, वो अपने में आप मानेंगे कि मुझसे भी बहुत आगे की सोचने वाले हैं, जिन्होंने ये बीड़ा अपने कंधों से उठाया है, वरना कोई इतना करने के लिए आगे नहीं आता है। आपको एक पूरा कोर्स दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। आप सिर्फ अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग एक चयन सुनिश्चित कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट सर्विस आप ले सकते हैं, और वो भी अपनी मेहनत। और हमारी क्लास देखिए, जो आपके पास मूल पुस्तकें हैं आप उनको पढ़िए। खरीदने की बहुत ज़्यादा आप कोशिश नहीं कीजिए। अगर आपके पास आर्थिक समस्या है तो आप ना खरीदिए, काम चल जाएगा। जो सहायक किताबें हैं, वीडियो आप देख लीजिए, उनमें से जो सहायक किताबें आप खरीद सकते हैं, आसानी से आपको उपलब्ध हो सकती हैं, आप उनको पढ़िए, हमारा नोट्स पढ़िए। और क्योंकि देखिए, आप किसी एक कोचिंग पे पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हो सकता है कि बिहारी को पढ़ाते हुए कोई तथ्य हमसे छूट जाए, ना हो सकता है कि हम फिर किसी दिन पढ़ाएं और वो क्लास आपकी मिस हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि आप मूल किताबें अगर आप नहीं खरीद पाते हैं, कोई बात नहीं, आपको पढ़ने में समस्याएं होती हैं, आप नहीं समझ पाते हैं, तो हमारी क्लास देखिए। उसी के साथ में आप सहायक किताब वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, टीजीटी पीजीटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उसमें जाइएगा और उस चैनल पे आप जो भी आपको किताबें उचित लगती हैं सहायक किताबों में, आप उन सहायक किताबों को बाज़ार से अपने पास ले आइएगा और उनको पढ़िएगा। नोट्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको लिखते हुए चलिएगा, और जो हम पीडीएफ देते हैं उसको भी आप अपने पास अच्छे से तैयार करके रखिएगा, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। यकीनन आप जिस दिन परीक्षा में बैठेंगे आपको सीधा सीधा याद आएगा कि हाँ, मैम ने इस तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मोटिवेशनल कुछ नहीं है, मोटिवेशनल आप अपने में स्वयं हो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आप पढ़िए, जब आप पढ़ने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रुचि जागने लगेगी। जब आप पढ़ोगे आपको कुछ याद नहीं होगा, जैसे हम बीच बीच में कोई प्रश्न कर देते हैं, जब आपको याद नहीं होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली पीछे के प्रश्नों को पढ़ने की जागृति जागेगी कि हाँ मैम कभी भी प्रश्न कर देती हैं, क्यों ना हम इन चीज़ों को याद रखें जवानी। जब आप एकदम से स्मृति में रखेंगे तो देखिएगा आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और परीक्षा में पेपर भी बेहतर होगा और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम देखेंगे रीति सिद्धि के बाकी के जो कवि हैं उनको एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, जो भी उनकी विशेषताएं हैं बाकी सभी तथ्यों के साथ में। तो इनके संबंध में जो बाकी के और कथन हैं बचे हुए, और इनकी बिहारी की जो पंक्तियां हैं वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो जाइए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।